पहली बार दक्षिण भारतीय समाज का अपन एक वो रखा हुआ है, छोटा सा फेस टू फेस मुलाकात का दौर है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप 2 शब्द रखें और समाज प्रमुख तो उनके सामने रखेंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा, यहाँ दूसरे लोग भी हैं, वो पार्टी का नारा ना लगाए, दक्षिण समाज का नारा। धन्यवाद जी सर, सभी को नमस्कार। भैया ने आचार्य जी यहाँ बुला लिया है कुछ विचार रखने के लिए। तो यहाँ जैसे कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं दक्षिण भारतीय, हम सब जानते हैं कि हम दक्षिण भारतीय समाज में सबसे शिक्षित वर्ग में से होते हैं और इसीलिए शायद हम लोग राजनीति से थोड़ा अपने आप को दूर रखते हैं, जो कि आज के इस सिनेरियो में वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को कल मेरी बात हो रही थी साजन भैया से, जेम्स भैया से, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारे बीच काफी सक्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन हम अपने समाज के बीच अपना एक से अपना एक वॉइस नहीं रखते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि हम लोग भले ही नंबर्स में हो, सब चीजें हैं, हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं और हम लोग का बहुत ज्यादा राजनीति में समाज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या वो जो होना चाहिए वो अचीवमेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोग को यूनाइटेड होना चाहिए। यूनाइटेड तो पूरा हिंदुस्तान को ही होना चाहिए, फिर भी हम लोग को दक्षिण भारतीयों को यूनाइटेड होना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि हमारे बीच जो भी व्यक्तित्व ऐसा है जो राजनीति में सक्रिय है, तो हमको इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें और जो आगे बढ़ने योग्य व्यक्ति है उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। और हमारा भी रिप्रेजेंटेशन जरूर किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन होना जरूर चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। ये एक पहल दक्षिण भारतीय जो उत्तर भारत में या मध्य भारत में कई सहस्राब्दों से यहाँ पर आके यहाँ का लोगों की सेवा करना, यहाँ का सरकार की सेवा करके अपने आजीविका के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन कितना सहस्राब्दों से हम लोग एक अतिथि का रूप में यहाँ पर रहा है। हमारी जन्मसिद्ध अधिकार हमको नहीं मिला है। हम लोग अपने प्रदेशों को छोड़कर इधर जब आए हैं, यहाँ का विकास में हम जब भागीदार हैं, तो हम लोगों का राजनीति के क्षेत्र में हो या अन्य प्रगति के क्षेत्र में हो, हम लोगों को भी अपने अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वो अधिकार तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम लोगों का दक्षिण भारतीय जाति और रिलीजियन को ऊपर उठकर हम लोग हमारी भारतीय दक्षिण भारतीय एक होकर हम लोग अपने जो प्रभुत्व मार्गों को बनाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी से हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग इसी तरीके से हम लोग ये मीटिंग आज मैं समझता हूँ कि मैं जो छत्तीसगढ़ में 53 साल हो गया है, मेरे तीसरे पीढ़ी अभी चल रहे हैं और ऐसे कितने लोग यहाँ पर अपने अपना पीढ़ी में यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हम लोगों को या यहाँ का सरकार में, यहाँ का राजनीति में जितना हम लोगों को भूमिका मिलना चाहिए वो भूमिका अभी तक नहीं मिला है। इसका कारण यही है कि हम लोग अपने आप को हम अलग रखते हैं, हम अपने आप को अलग रखते हैं, उन लोग अपने आप को अलग करते हैं। ये दोनों चीजों को जब साथ में हम लोगों को अपने जो जन्मसिद्ध और संवैधानिक अधिकार, जिस जगह में हम कई सहस्राब्दों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं, वहां का अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये एक प्रयास है कि उनको हम लोग दक्षिण भारतीय आपस में तो सभी जो डिफरेंसेस छोड़ के हम कम से कम द्राविड़ संस्कार यहाँ है, जिस देश में है, चारों स्टेट के लोग एक मंच पर आ जाएं। हम लोग किसी राजनीति करने के लिए नहीं, हमारी जन्मसिद्ध अधिकार के लिए, हमारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए ये एक शुरुआत किया है अभी ये। लेकिन ये एक मौका है कि हमको अलग अलग
अपने राजनीतिक पार्टियों का प्रमुखों से भी अपने को मिलना पड़ेगा, अपनी पहचान देना पड़ेगा। अपने पहचान अगर राजनीतिक पार्टी को नहीं देंगे तो हम लोग भी हम लोगों का बात नहीं सुनेगा। इसलिए ये एक पहल है। अभी आज हमारे पास में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के किरण देव सिंह जी अध्यक्ष, जो किरण देव सिंह जी अभी आ रहे हैं, जिलाधिकारी आ चुके हैं, वहां से 10 मिनट में यहाँ पर हमारे बीच में होंगे। और मैं भी निवेदन करूंगा, कोई स्वेच्छा से अपनी बात रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। तो मैं भाई साहब आप आ जाइए, उमाशंकर जी आप अपनी बात रखें, क्योंकि मुख्य अतिथि के सामने प्रमुख लोग को बोलने का निश्चित तौर से मौका मिलेगा समाज के, फिर और भी लोग अपने विचार रखना से रख सकते हैं। सम्मानीय साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम सभी लोग दक्षिण भारतीय समाज के बैनर तले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि दक्षिण भारतीय लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, अच्छे विद्वान भी होते हैं, लेकिन जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। मित्रों, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं। व्यक्ति यूनाइटेड होकर काम करे, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक प्रथम सीढ़ी होती है। यूनाइट करने में हमें जितनी तकलीफ होती है, शायद काम करने में उतना तकलीफ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमारे लोगों को समझना होगा। मैं भी एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। भारतीय जनता पार्टी से 1990 से मैं जुड़ा रहा। 1990 में मेरी उम्र लगभग 18 साल या 20 साल का था। मैं प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। उस समय से सामाजिक क्षेत्र में काम करता था, और सामाजिक क्षेत्र में हम लोग जिस क्षेत्र में रहते थे, कैंप 1 जैसे क्षेत्र में झुग्गी बस्तियां रहती थी, वहां का बेसिक प्रॉब्लम है पेयजल समस्या, लो वोल्टेज समस्या और नाली निकासी समस्या, बहुत सारे समस्याओं से ग्रसित थे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा टीम बनाया, लड़के लोगों का टीम बनाया। हम लोग चलो गणेश पूजा करेंगे। तो गणेश पूजा के बहाने हम लोग 9 दिन यथाकथा प्रार्थना के साथ हम विदाई कर देते थे। उसके बाद हमने उनके मन में एक चीज डाला कि भाई हम सेवा कार्य करेंगे, बाकी हमारे पास काफी समय है, हम लोग तो बचपन में खेलते कूदते थे, इसके अलावा हम लोग काम करेंगे। धीरे धीरे ये व्यवस्था चलती गई। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, यदि जिंदगी का मकसद बड़े पदों में जाना है या बड़े जिम्मेदारियों को लेना है, तो हम लोगों को यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा। मैं इस समय विभिन्न पदों में मैं जिम्मेदारी निभाया। माननीय ताराचंद साहू जी के रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य 2003 में पहली बार बना, उसके बाद बना, फिर उसके बाद 5 टाइम्स लगातार मैंने अपने आप जोनल कमेटी की ओर से बना। तो ये एक मेरी संक्षिप्त मेरा कहने का मतलब, आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका समाज आपके पीछे यदि खड़ा है, यदि प्रोत्साहित कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ होता है यूनाइट होने के लिए। यदि यूनाइट होते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं से भी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा एक प्रतिनिधि बनेगा। लोग आपके विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर आपकी बातों को रख पाएगा। इससे पूर्व में भी कई लोग साउथ इंडियन लोगों को अवसर मिला है, जैसे मध्य श्रीनिवास जी को चेयरमैन बनाया गया, उससे पहले विक्राव साहब थे, उसको बनाया गया, लेकिन उनकी पहुंच हमारे तक नहीं थी। मैं इस बात को सच्चाई के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ।
क्योंकि सुभाष राव जी के साथ भी हम लोगों ने काम किया है, श्रीनिवास राव जी से भी हम लोगों ने काम किया है। कहीं ना कहीं इनकी दूरियां आम जनता के साथ में दूरी में है। केवल चुनाव के समय आके केवल अपनी बातों को रखते हैं। चुनाव के बाद, जीत हार होने के बाद आप लोगों से मिलिए, समस्या का समाधान कीजिए, सारी चीजें संगठित होकर काम करेंगे। जब हमारा प्रतिनिधि वहां भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं, तो हमको क्या तकलीफ होना चाहिए? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यूनाइट होने की जरूरत है, सामंजस्य की जरूरत है। आप सभी ने मुझे अवसर दिया, शायद मैं कुछ दिशा को दूसरी ओर भी लेके गया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है इस मंच पे उन सब बातों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक लंबे समय से राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से मैं काम कर रहा हूँ। रेल समस्याओं पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं। रेल समस्या जैसे हम लोग दुर्ग पलासा ट्रेन के लिए हम लोग लगातार मांग रहे, 10 सालों से मांग रहे। सरकार हमारी है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम किसके पास जाएंगे? यदि रेल मंत्री के साथ 2 बार हम लोग मिलने के बाद समस्या का समाधान नहीं होता है, हम किसको बताएंगे? तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे पीछे के नेता हमारे पीछे मजबूती से है या नहीं, या हमको सपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी गतिविधियां हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच में हैं, समस्याओं को हम थोड़ा सा दूर रखते हैं, लेकिन अपन को यूनाइट होकर हमको काम करना पड़ेगा। और जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उनके साथ हम लोग मिलजुल के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद उमाशंकर जी। लगभग आ गए पास में और हमारे कुछ लोग रिसीव करने बाहर खड़े हैं। इस बीच में समय को यूज करते हुए मैं चाहूंगा कि राजनांदगांव से हमारे भैया आप अपने दोस्त करना। सबको नमस्कार, जय श्री राम। मैं न नेता हूँ न वक्ता हूँ, बस एक स्वयंसेवक हूँ। बचपन से मैं खुल के बोलने में कोई चुकता नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मंच पर बोलना उचित नहीं है, क्योंकि वक्ता ही बात करता है, हम लोग काम करते हैं। फील्ड में काम करने वाला वक्ता नहीं होता है। वक्ता मंच पर माइक मिलने से अपना काम कर लेता है, मगर जो फील्ड में जो काम करने वाला वो कार्यकर्ता होता है। इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, इस जगह पर मेरे लिए उचित जगह नहीं है। मैं इसलिए नांदगांव से आया हूं, जो मेरा मित्र मेरा शाखा में आते थे, इसलिए मैं उनसे मुलाकात करने के लिए मेरे को फोन आया था, महर जी आप आइए भिलाई में, मैं पहुंचने वाला हूं करके, तो इसलिए मैं पहुंचा हूं। तो आपको माइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहले जो वक्ता बताए वही है, काम करना तो आपको संख्या गिनता है कितना है, संख्या बल जहां है उसका काम पहले होता है, जहां संख्या बल कम होता है वहां काम नहीं होता है। जय श्री राम। धन्यवाद नायक। निश्चित तौर से आप वक्ता नहीं, लेकिन आपने फिर अच्छी बात रखी। और आप जैसे आदमी को यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बुलाते हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, हमारे ताकत की बात है। और इसी क्रम में मैं आवाज यहाँ पर निश्चित तौर से उम्मीद करता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी का अलावा मेरा साउथ इंडियन समाज को रिप्रेजेंट करते हुए मैं मानता हूँ सबसे पहले। और अब मैं अगली कड़ी में पास्टर जोस आप पास्टर विनोद छोटी 2 मिनट में अपनी बात कर सकते हैं। एक बहुत सारी समस्याएं ट्रेन है, ये है वो है, और राजनीतिक रूप से कैसे संगठित होना अपनी मांग रखनी है। जैसे भैया ने बोला संख्या बल होना चाहिए, आपको मैं ये आप सबको नमस्कार। कि आज ये सुंदर पहल जो बनाया गया है कि हम दक्षिण भारत के लोग एक साथ यहाँ इकट्ठा हो सके, कि पहली बात है कि हम साउथ इंडियन लोग एक ही जगह में इकट्ठे हैं, तो हमारे बहुत सारे कॉमन मुद्दे हैं। ये मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग आने वाले दिनों में
आगे भी ऐसा बैठक करेंगे। हमारे कॉमन मुद्दाएं जैसे उमाशंकर जी ने बताया कि रेल का जो मुद्दा है, दक्षिण भारत की ओर चलने वाले सारे ट्रेन बहुत सारे अचानक कैंसिल हो जाते हैं और लेट चल रहा है। इसमें हमें संगठित होकर इस मुद्दा के लिए शासन से बातें करना है। साथ ही साथ दक्षिण भारत से आकर बहुत सालों से यहाँ जो रह रहे हैं, जैसे शिलाचार्य ने बताया कि वो अपना तीसरा पीढ़ी है यहाँ पर, तो वहां से दिक्कतें जो भी दिक्कतें आ रही हैं कि हम सब मिलकर उस दिक्कतों का सामना करने का प्रयास करें। जहाँ यूनिटी है कि हम दक्षिण भारत के लोग शिक्षित वर्ग है, साथ ही साथ हमसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में आगे हैं, राजनीति में भी हमारे बहुत सारे लोग आगे हैं। यदि हम सम्मिलित होकर कार्य करें और समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के साथ साथ हमारे बीच में जो भी कमियां हैं, जो तकलीफें हैं, उसको दूर करने में भी आसान होगा। इसलिए हम दक्षिण भारत के लोग सम्मिलित रहें और ऐसे कार्यक्रमों को बीच बीच में हम आयोजित कर और इनके योगदान पर चर्चा भी करते रहे, साथ ही साथ रास्ता निकालने के प्रयास भी करते रहे। धन्यवाद। निश्चित तौर से पीढ़ी की बात हुई तो मैं अपने आप को बड़ा बदनाम समझता हूँ। मेरे तो घर में चौथी पीढ़ी आ गई है, चौथी पीढ़ी स्कूल जाना चालू कर दी है। बहुत लंबा दौर रहा यहाँ के जितने विकास में सभी राज्यों का योगदान है, लेकिन साउथ इंडियन लोग में बहुत स्किल्ड था, उसके बगैर असंभव है इतनी बड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाना। मैं अगली कड़ी में मैं मास्टर वर्गीज से मिलकर रहा जो सदर सकते इंडस्ट्री के आए और आप केसी के मेंबर भी आ सकते। आप सबको नमस्कार। मैंने करीब 25 साल से जर्नलिज्म में है, लेकिन ये एक पहला पहल है कि तमाम साउथ इंडियन लोग मिलकर के मंच में उपस्थित रहे। सामाजिक तौर पर साउथ इंडियन लोग बहुत सारे जमीनी स्तर पर से लेकर के बहुत सारे जो है सामाजिक संभावनाएं इस छत्तीसगढ़ में उनके द्वारा हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखेगा तो साउथ इंडियन लोगों के बीच में बहुत कम राजनीतिक गलती लोग आने वाले दिनों में इस प्रकार की पहल हो जाए और तमाम साउथ इंडियन लोग अपनी जाति वर्ग वर्ण राजनीतिक अपनी अपनी जो व्यक्तिगत राजनीतिक बातें इससे अतिरिक्त यदि कोशिश करते हैं एक साथ मिले रहते हैं तो आने वाले दिनों में हमारा भी किसी न किसी कैंडिडेट जो है आने वाले दिनों में राज्यसभा में या हमारे देश की एमएलए होने के लिए योग्य और तमाम साउथ इंडियन लोग एक साथ हो जाएगा तो है, लेकिन उसकी उपयोग अभी तक हमने किया नहीं है और उस बातों के लिए ये एक पहला पहल है और इन बातों को आगे जारी रखें ताकि आने वाले दिनों में अपना कोई हो जो अपनी बात सुन सके। उसके लिए हम पहल करेंगे। सबको नमस्कार, ईश्वर आप सभी को आशीष दे। यह एक इस सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ दलित क्षत्रिय समाज से महासचिव के पद पर अभी यहाँ पदस्थ हूँ। आज यहाँ हमें अवसर मिला है कि दक्षिण भारतीय समाज का जो बैठक रखा गया है, ये खास मौकों पे जो बैठक रखी जाती है ये विशेष रूप से हमारे लिए और हमारे जितने भी हम यहाँ पे निवास करते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक्चुअली दक्षिण भारत बोलने से दक्षिण भारत अपना आंध्र से भी बिलोंग करता है, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से और उड़ीसा के भी लोग हैं।
ये हमारे लिए सबसे पहली बार बड़ी उपलब्धि ये है कि आज तक हम अपने ही क्षेत्र से बैठके रखते थे, लेकिन आज ये पहला अवसर है जब हम सामूहिक रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत के लोग भिलाई में बिलोंग करते हैं और भी जो लोगों तक अगर सूचना जाती है तो ये संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। कम समय में जो समाज के प्रमुख लोग थे वही आए और वही प्रमुख लोग आज पूरे जो भिलाई में यहाँ पे हम लोग सेक्टर्स में रहते हैं, चाहे मुर्शिदाबाद हो, कैंप हो, इन सभी क्षेत्रों को हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 2 लोग या 4 लोग जो आए हैं 400-500 की संख्या को दर्शाते हैं। ऐसे में जहाँ पे एक समाज में देखा जाए, आपके भी समाज में अगर देखा जाए तो 1,000 की सिस्टम है, किसी में 2,000, किसी की 5,000 की, तो आज की सभा में जितने हम उपस्थित है लगता है 10,000 से कम नहीं है। एक व्यक्ति अगर अपने दायित्व को पूर्ण करेगा तो वो दायित्व अच्छे से करने में हमें लगेगा कि ये जिस चीज और जिस विषय पर भी हम लोग बैठे हैं वो सफल हो पाएगा। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय कम है, बाद में फिर अवसर मिलेगा और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और हमारे बीच का प्रेम व्यवहार और स्नेह बढ़ता रहे और मिलते रहे। हम लोग बस यही मैं चाहता हूँ। आगे भी कोई भी सभा होती है तो खासकर जितने भी हम लोग सब लोग ऐसे ही मिलते रहे। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी का आगमन दरवाजा हो चुका है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे, अच्छा लगेगा। और इस तरह के खिलाड़ी रहे हैं और आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि किरण देव भैया जब महापौर बने थे तो पूरे भारत में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले महापौर थे। और ये भी खुशी की बात है, किरण देव भैया जो हमारे हैं, इनके शासन में इन्हें जो महापौर होते थे, इस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल जगदलपुर में है। ये हमें बहुत खुशी की बात है। किरण देव भैया आपका स्वागत है और हम सब आपका स्वागत करते हैं। दक्षिण भारत के हमारे भिलाई के जितने रहवासी और जो संगठन के प्रमुख है, मैं उन्हीं को आज हमारे इस कार्यक्रम में हमने निमंत्रण किया था, क्योंकि सबको चुनावी दौर में सबको समय की कमी रहती है। मैं अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा स्थान ग्रहण करें। महेश वर्मा जी आपका भी स्वागत है, भिलाई संगठन के अध्यक्ष हमारे। और मैं चाहूंगा कि आप स्टेज ग्रहण करें और मेरे बीच में महेश वर्मा जी स्टेज ग्रहण करें और आचार्य जी आप स्टेज ग्रहण करें। और आप इतने लोग आए हैं, पानी राव जी अच्छा अभी आने वाली है, कृपया स्थान ग्रहण करें। और मैं सबसे पहले इस छोटी सी प्रोग्राम में जो भैया के निर्देश पर आग्रह दोनों पर हुआ था, सबसे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री जी की जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे भिलाई में केरला समाज और आंध्रा समाज बहुत ज्यादा एक्टिव है। केरल समाज से मैं चालू करता हूँ। यहाँ पे भिलाई नायर समाज में स्कूल है और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमारी है। एसएन जी अपने खुद स्कूल चलाता है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उसका अयप्पा जिस सभागार में बैठे कि अयप्पा भगवान अयप्पा का क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़ी संस्था हमारी जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारा केरला समाज, यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, जिस कहते हैं कि मेरे बीच बैठे वीके मोहम्मद साहब। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि श्री नारायण गुरु के वो अंतर्राष्ट्रीय सदस्य हमारे वीके मोहम्मद साहब हमारे बीच में कई चर्च के पास्टर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा तेलुगु समाज के भाई जिनका वर्ष में वो भी काफी सक्षम, मैं नाम पढ़ता चल रहा है। जिला मंत्री भाजपा है, चंद्रशेखर जी है सारी मंदिर कुर्सी पर, जी रामाराव किया बेटा समिति अध्यक्ष, वाई पापाराव के अनिल कुमार, वो राजेश्वरी राव, कृष्णा मुरली, के मूर्ति और के शेखर, जे सुरेश बाबू। वैसे ही केरला समाज से हमारे अध्यक्ष महोदय लोग आए हैं, जैसे हमारे भिलाई नायर समाज से तो आजकल वो काफी है
और वो सरकारी नौकरी चिरौट की लगी 19 वर्ष की, उनका नहीं आ सकते लोग। और हमारे बीच में तेलगा समाज के डीके मोहम्मद साहब भी बैठे हुए हैं, और हमारे बीच में इस अय्यप्पा सेवा संघ के अध्यक्ष हमारे सबसे वरिष्ठ नीति नायक साहब बैठे हुए हैं सामने में। ऐसे सब लोगों के नाम बारी बारी साधते जाएगा, और हमारे बीच में माहिर होती है, नाम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप आइए, हमारी दीदी जो है इस महापौर बिलासपुर की, आपका भी स्वागत है। आप इसी मलयालम ग्रंथशाला से रजू साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। इसके बाद में मैं केसी भिलाई से जो व्यक्ति हैं उनका भी जो भी सम्मान व्यक्त आके हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष महेश वर्मा जी का स्वागत करें। अब मैं वीके मोहम्मद साहब से निवेदन करूंगा कि आप आकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। वीके मोहम्मद साहब इसके बाद में मैं भाई विनोद जी से निवेदन करता हूँ कि आप आके हमारे बीच में महामंत्री बैठे हैं सिंह साहब, इनका स्वागत करें। इसके बाद मैं चिन्ना केशवरी जी से निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री विश्वास योजना के हमारे किरण देव भैया का स्वागत करें। और उसके बाद में आगे की बात करो तेलुगु समाज से जो हमारे आदिवासी समाज से जो लोग आए हैं अब हमारे आदिवासी समाज का सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जॉन जी को। गोपाल राव जी, आप सभी अपने भाइयों से अनुरोध है, एक एक का नाम लेने में काफी समय लगेगा। आपने स्वागत के लिए यहाँ बुके रखा हुआ है, आप सभी से अनुरोध करते हैं एक एक करके जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं। अब समय के अभाव को देखते मैं हमारे एमजीएम राजन साहब से निवेदन करता हूँ कि राजन जौहर साहब भी हैं। सादर नमस्कार। साधु जी मैसेज भेजा था, बाहर से कुछ प्रमुख लोग भिलाई में आ रहा है, उनको हम लोगों को स्वागत करना है, तो सबको स्वागत सर। हम जब बहुत लोग बताया था दक्षिण भारत लोग शिक्षित है, हम लोग शिक्षित भी है, हम अपना संस्कृति भी अच्छे लेवल पर प्रदर्शित करके पालन करता है। ये आई वांट टू एक्सप्रेस दिस। We go to masjid also, we go to church also, we go to mandir also. We believe in oneness. And we are not belonging to a particular place, even though we are born in different place. हम अपना जन्मभूमि अलग है, लेकिन हमारा कर्म भूमि यही है। तो दूसरा चीज, हम दक्षिण भारत के लोग कुछ मानता नहीं है, हमारा स्वभाव में है नहीं है। हमको
शासक नहीं तो प्रमुख लोग कुछ हम लोगों को देता है, हम उसको हाथ वाला कर लेते हैं, किसी के पास मांगने नहीं जाता है। ये हमारा संस्कृति है। हमको बहुत जरूरी है, कुछ नित्य जीवित लाइफ के लिए जरूरी है। वो इधर वो लेवल में जो काम कर रहा है उन लोगों को बताएंगे, शासन को बताएंगे, कृपया वो सुना करें। दूसरा चीज में ये इलेक्शन मोड में हम एक चीज देख रहा है, धर्म का आधार पर, भाषा का आधार पर ये वोट मांग रहा है, वो एकदम गलत है। हम ये दक्षिण भारत के लोग वो स्वीकार नहीं कर सकता है। हमको पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, वो सब हम पर्सनली है। एंड इसमें ब्लेम कर रहा है आरएसएस ऐसा कभी काम नहीं करेगा, ये हम विश्वास भी करते हैं। तो 2 मिनट बताया, 2 मिनट खत्म हो गया। Thank you very much for coming. You are all welcome to Bhilai sir. We will help you. And दूसरा चीज, इधर हम ये पार्टी एक अच्छा कैंडिडेट दिया है, वो हमको जिताएंगे, हम जिताएंगे। धूम में घूमने का जरूरत नहीं है। मैं अब हमारे आंध्र समाज के उमाशंकर जी को आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त। मंचस्थ हमारे अतिथिगण आंध्र समाज की ओर से ससम्मान उनका स्वागत करते हैं। आपने अवसर दिया हमारे बीच में, दक्षिण भारतीय समाज के बीच में आने का, तो मैं कुछ बातें आपसे कहना भी चाहूंगा। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, दक्षिण भारतीय लोग जो है करते ज्यादा है, मांगते कुछ नहीं है। उस तर्ज में यदि हम मांग नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें देना बंद कर दे। हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान भी आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ में सामाजिक प्रमुख के रूप में विभिन्न समितियों के माध्यम से हम जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। उसमें अच्छे लोगों को आपके दल में समाहित कर उसको जिम्मेदारियां बढ़ानी चाहिए, ये हमारी समाज की इच्छा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा से समाज को, दक्षिण भारतीय समाज को जोड़ दिया जाए, आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का मोदी में रहेगा। और जैसे मोदी जी का विजन है, उस विजन को भी पूरा करने में हम सब मददगार बनेंगे। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भिलाई मलयाला ग्रंथशाला से रघु जी का मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों। आजकल मुख्य अतिथि श्री किरण देवी जी, दक्षिण भारतीय समाज का विभिन्न समाज का रखा हुआ हमारे जनरल भाइयों बहनों, भिलाई एक छोटा सा शहर है। इस छोटा सा शहर का नाम आज ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में रोशन किया है भिलाई स्टील प्लांट। 1955 में जो भिलाई स्टील प्लांट का शुरुआत होने के बाद भिलाई में सभी स्टेट का लोग इकट्ठा हुआ है, जिधर रहता हो। भिलाई इसलिए एक मिनी भारत का नाम से जानता हो। सभी स्टेट का लोग इधर रहता है, सब एक साथ जुड़ा हुआ है, आपस में मदद करता है, अच्छी तरह से अच्छा व्यवहार करके सभी लोग रहता है। भिलाई के डेवलपमेंट के लिए सभी स्टेट का लोग शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से दक्षिण भारतीय लोग एजुकेशन का आगे बढ़ाने के लिए ये भिलाई का और छत्तीसगढ़ के एजुकेशन के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करता है। भिलाई के मैक्सिमम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दक्षिण भारतीय के लोगों का नाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए भिलाई का नाम एजुकेशन हब के नाम से और इंडिया से सभी जगह से भिलाई में लोग आते जाते हैं। आपसे हमारा निवेदन है, एजुकेशन में छत्तीसगढ़ और भिलाई को आगे बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्री के रूप में भिलाई को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। नए लोगों के लिए जो एजुकेशन करके आने वाले लोगों को
बाहर जाने से ज्यादा लोग भिलाई में और छत्तीसगढ़ में जुटने के लिए रेडियो के माध्यम से और रेगुलर में अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका मदद आपसे मांगता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अगले कड़ी में हमारे सबसे वरिष्ठ नायक साहब से निवेदन करता अपने 2 शब्द रखें। आप इस अय्यप्पा सेवा संघ के यहाँ के अध्यक्ष हैं और केरल जाके पुनः इनका प्यार भिलाई के यहाँ खींच लाया है, तो आपका आमंत्रित के साथ है। सभा में बैठा हुआ सब आदरणीय लोग, नमस्कार। देखिए, मेरे से पहले कुछ लोग हमारा विचार इधर दिया है। मैं वो विचार का साथ ही साथ बीच में बोल रहे हिंदी में बात करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो आप लोग समझ के उसका अर्थ ले लीजिएगा। मेरा मतलब है, हम दक्षिण भारतीय क्या हिंदुस्तानी नहीं क्या, ये हमारा पूछने का जरूरी है। हम हिंदुस्तानी है, दक्षिण भारतीय बोलने से एक सेपरेटिस्ट है, और ये सेपरेट नाम नहीं मानते साहब, क्योंकि हिंदुस्तान का कितना स्टेट है वो 23 से पूरा लोग 1956 से इधर आकर ये भिलाई में इतना बड़ा कारखाना बनाने के लिए ये पूरा स्टेट का लोग प्रभाव है, जिसमें दक्षिण से आया वो दक्षिण में करता है, लेकिन पश्चिम से जो आया पश्चिमवासी नहीं, उत्तर से जो आया वो उत्तरवासी नहीं, ईस्ट से और ईस्टवासी नहीं। क्यों? दक्षिण भारतीय बोल रहे, हम हिंदुस्तानी हैं। 35 साल से बीजेपी से मिला हुआ विश्वास मेरा है। मैं 1958 में भिलाई में आया हुआ आदमी, पुराना बीजेपी का नेता लोग ऐसा ताराचंद शर्मा जी, वो राजगोपाल जी, वो पुराना में ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी का था, वो पांडे जी, मिस सरोज पांडे जी, इन लोग सबसे हम लोगों का बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये होता है, वो एक विकल्प है, बीच में 10 साल के अंदर 10 साल का बीच में पुराना लोग से मिलजुल करके हमारा मंदिर का, हमारा एजुकेशन बेल्ट का, हमारा विश्वास का, ये सब आप देख रहे छत्तीसगढ़ लोगों के लिए हमने किया है। ये सब हम लेके निकल जाने वाला नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का प्रॉपर्टी है। ये महामंदिर सेक्टर 5 में जो दक्षिण मंदिर छत्तीसगढ़ का प्रॉपर्टी है आगे चल के। अब उसके बाद एजुकेशन विंग में कितना छत्तीसगढ़ दक्षिण भारत जो हम बोलते हैं हम लोगों का प्रधान है, ये सब देंगे। मेरा पहले मिनिस्टर मोहम्मद साहब बोला था, हम कुछ मानता नहीं लेकिन अब मानता है सब, हमारा हक के लिए ये सब इधर करने के लिए हम लोगों की कुछ हक है, वो हमको आप लोग प्रदान करना चाहिए। बार बार ये हम लोगों को दक्षिण भारतीय से बिना छोड़ के हमको हिंदुस्तानी है करके सोच के हम लोगों सब काम आपके लिए, सब मदद हम बीजेपी के लिए हमारा तरफ से जो होता है हम करते रहेगा। ये मोदी जी के बारे में हम लोगों को सबको मालूम है, उनका विश्वास में हमको बहुत ये है, इसलिए मैं अपना जो थोड़ा विचार था वो रखा। आईपीओ .9 अब एक व्यक्ति हमारे भिलाई मलयाली विश्वकर्मा समाज से राजेंद्र जी छूट गए थे भैया आपका स्वागत करने के लिए, और मैं बोल रहा था आने के लिए शर्मा के नहीं आ रहे थे। ये विश्वकर्मा समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हमारे पार्टी। अब मैं संगठन के अगली कड़ी में मैं हमारे दुर्ग भिलाई जिला संगठन महेश भैया को आमंत्रित करता हूँ। आज दक्षिण भारतीय
आज सम्मेलन में हम सबके बीच उपस्थित हमारे देश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्माननीय श्री किरण देव जी, पूर्व महापौर बिलासपुर वाणी राव जी, सौमिल गुप्ता जी, मेरे जिले के पदाधिकारी भाई विजय सिंह जी, गणपति जी, मंचस्थ अतिथिगण, सामने बैठे हुए मेरे भारतवासियों, प्यारे दक्षिण भारतीयों ना कह के भारतवासियों, आप सबका आशीर्वाद और प्यार जिस प्रकार से हमारे भिलाई को मिला वो अच्छे से अनुभव मैं कर सकता हूं। भिलाई शहर को अगर बनाने में किसी का हाथ है तो दक्षिण भारतीयों का हाथ है। दक्षिण भारतीय, जिसको मैं हिंदुस्तान बोल सकता हूं, हमारे हिंदुस्तानियों का हाथ है। आप सबने हॉस्पिटल को संभालने का काम किया, आप सबने भिलाई शहर को सजाने और बनाने का काम किया। आप सब जिस भिलाई स्टील प्लांट में काम किए, उस भिलाई स्टील प्लांट को विस्तार करने में और बढ़ाने में आप सबका सहयोग रहा। आप जैसे लोग ही हैं जो भिलाई को बना दिए। मोदी जी की सपना है सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास। इस काम को आप सब भली भांति करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको विश्वास पाते हैं और सबका सहयोग पाते हैं। ऐसे समाज के लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। और हमारे मैत्री सोसाइटी के डायरेक्टर सजीव चले गए। चलिए अब मैं अगली कड़ी में विश्वनाथ जी को बड़े से संयोजक है विश्वनाथ योजना के, आपसे चाहूंगा समय की सीमा प्रदान करते हुए 2 मिनट मेरे भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, आप सभी लोगों को पीएम योजना संबंधी की प्रदेश संगठन की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन। समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। जब मैंने 2010 में नितिन गडकरी जी से दिल्ली में मुलाकात किया, मैं राजनीति करने के लिए नहीं गया था। मैं 11 अशोका रोड में 11 अशोका रोड में हम ये बात करने के लिए गया था, भारत की जो हाथ से काम करने वाले तमाम वर्ग जो गरीबी के गिरफ्त में है, उनको साथ ले लो, साथ लेकर उनका ऊपर उनको विकास के लिए कुछ योजना अगर बनाएंगे, ये कार्यकर समुदाय आपका साथ दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ दे सकते हैं। ये बोलने के लिए गया तो ये बात उस समय का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी अच्छा से समझ के इन लोगों का एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया, राष्ट्रीय कारीगर प्रकोष्ठ बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार अगर कारीगरों को ऊपर उठाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी है। 2010 में हाथ से काम करने वाले तमाम लोगों के लिए एक अलग से राजनीतिक मंच बनाकर दे दिया, आर्टिसन बिल बना के दे दिया और मुझे उसका राष्ट्रीय दायित्व दिया। मैं दिल्ली में 11 अशोका रोड में बैठता था 4 साल, वहां पर मैं पूरा देश का कार्यक्रम को 1 साल मिला के 2014 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो मेहनत किया, इतने लोग जानते ये बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ, आप लोगों का बीच का है, हम आपके साथ में रह के हम पार्टी का काम कर रहा हूँ। करते करते मुझे एक चीज हमको दिल्ली में मालूम पड़ा, वहां पर एक अलग से प्रकोष्ठ है, दक्षिण भारतीय लोगों का एक अलग से प्रकोष्ठ बना हुआ है दिल्ली में। उन लोग अपने पार्टी के साथ में रहते हुए भी अपने एक अलग से बूथ बनाए हुए हैं, पूरे लोग बनाए हुए हैं, अपनी बातों बनाने के लिए पार्टी के अंदर में पार्टी को पसंद करने के लिए करते हैं। तो मुझे बहुत बड़ी सपना था। अभी मैं ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना जो बनाए हैं, इसमें जो गरीबी उन्मूलन के राम राज्य का स्थापना अगर भारत में अगर हम लोग ये सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर सोचते हैं कि जो ये भारत में राम राज्य जैसा प्रशासन का जो शुरुआत हुआ है, जो गरीबों मुक्त देश बने और पीड़ित न हो, दुखी ना हो, ऐसी प्रशासन अगर लाना है, सबसे पहले हमारे राम मंदिर बना, राम मंदिर बनके हमारी अभिलाषा पूरा किया और इसके बाद जो है गरीबी उन्मूलन के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना स्थापित किया और पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत से फाउंडर के रूप में मेरे को मोदी जी ने चुना। मैं दिल्ली में मंत्रालय के साथ में बैठ के, मंत्रियों के साथ में बैठ के हमने इसका योजना बनाया
और मुझे इसका साथ जरूर करते हैं। और मेरी जिंदगी अभी 53 साल हो गया, अब मेरे चलिए ले लिया। और पीएम विश्वकर्मा योजना का साथ में मेरे 2 प्रमुख व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा, ये 2 प्रमुख व्यक्ति मेरा दोनों हाथ रहा। आगे सामाजिक श्रेष्ठता के लिए हमको काम करना है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा साथ में एक तो है चिन्ना केशोलू, हमारे साथ में पीएम विश्वकर्मा योजना का साथ में प्रदेश साथ जुड़ गया। दूसरा जो है साजन जो मोदी समन्वय के प्रदेश समन्वय का मेरे साथ में हुआ। इस योजना को लेकर जब आगे चल रहा था हमारा मन में एक बात आ गया, क्योंकि हम दक्षिण भारतीय है, हम ये नहीं कह रहे कि हम भारतीय नहीं है या दक्षिण भारतीय अलग है, लेकिन भारतीय के अंदर में हम दक्षिण भारतीय है। हमारी संस्कृति सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम इस तरीके का लोगों का एक अलग से प्रमोट होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से ये यहाँ पर मेरा तीसरा पीढ़ी है छत्तीसगढ़, तीसरा पीढ़ी में यहाँ पर हो, लेकिन आज भी मैं परदेशी मैं क्यों नहीं है, मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, ऐसे व्यवहार मिले, ऐसे निर्णय क्यों नहीं लिए, यहाँ ऐसा नीति क्यों नहीं बनाए, ये चीज तो हमको राजनीतिक दलों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर हमारी आने वाली अगर यहाँ पर रहते हैं, हर चीज में हम लोगों को यहाँ का वातावरण मिलना चाहिए। और मेरी बात तो हो गया 73 साल की हो गया, अब कितना साल और रहेगा वो पता नहीं, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी ही है, उन लोगों का जिंदगी बचा के रखना हमारा फर्ज है। इसलिए हम लोगों ने सोचा अब सब मिलकर क्यों नहीं एक समाज, दक्षिण भारतीय समाज जो भारतीय के साथ ही जुड़ के चलने वालों को साथ में लेके चलने वालों के साथ ये ऐसी मैंने रायपुर में भी एक प्रोग्राम बनाया। रायपुर का प्रोग्राम का बाद में मुझे लगा कि यहाँ पर भिलाई में तो जितने लोग हैं उनके साथ में एक मीटिंग करके एक विचार विमर्श करें। इसमें हमारा साथ दिया है, हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारा साथ आए हैं हमारे प्रदेश की मुखिया हमारे किरण देव सिंह जी, आज हमारे साथ हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। रानी जी भी आ गई है, इतने बड़े लोग हमारे बीच में आ गया, हम संपन्न हो गया। हमारे आने वाले समय में हम लोगों के लिए हमारा पास में जितने लोग हैं हम लोगों को विश्वास हुआ। अब ये कहता हूँ कि ज्यादा वक्त ना लेते हुए कि हमको इस तरह के विचारधारा के साथ में पार्टी को भी मजबूत जिसको पार्टी में काम करना है मिलकर काम करें और पार्टी को सत्ता में रहे और सत्ता में रह के हमारा भी काम मिले, ये आप लोगों से निवेदन है। ये बात में मेरी बात कार्यक्रम में उपस्थित हमारी दीदी किरण जी से मैं निवेदन करता हूँ जो महापौर बने बिलासपुर यहाँ पे अपने 2 बार के आशीष वचन जरूर समाज को दे रहे हैं। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष किरण देव जी, इस जिले के आदरणीय अध्यक्ष जी वर्मा जी और सभी मंच पे आसीन मेरे सम्माननीय साथियों। जब मैं यहाँ आई तो सोचकर आई थी कि कुछ अपने तरह से राजनीतिक चर्चा करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दक्षिण भारतीय लोगों के एक समागम में यदि मैं आई हूँ तो ये तय होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण भारतीयों को भी कितना सम्मान, किस स्तर तक और उनके एग्जिस्टेंस को, उनके सोच को कहां तक सुरक्षित रखा जा सकता है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये काम कर सकती है। भाइयों, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हमारे कुछ साथी बोल रहे थे हमारी तीसरी पीढ़ी है। मैं बता दूं कि मैं जिस परिवार से हूँ मेरी 6वीं पीढ़ी है और पूरी सेवाएं जब विदर्भ था तब सीपीएम बना था, तब से लेकर आज तक हमारे परिवार ने दी। लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी पीढ़ी और इतने साल स्वयं के मैंने यदि किसी और पार्टी को दिए थे तो आज क्या कारण है कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं उस चीज को बताना जरूरी समझती हूँ। ये इसलिए
कि कहीं ना कहीं उस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी कहलाती है, दक्षिण भारतीय लोगों को आउटसाइडर समझा जाता रहा और आज भी समझा जाता है। साथियों, बहुत संघर्ष और अपमान के साथ वहां पर हम लोगों ने अपने प्रयास किए और सामाजिक कार्य किए और राजनीति में अस्तित्व बनाया। लेकिन आज मैं जिस जगह खड़ी हूं, मैं जिस पार्टी में हूं, जिसको मोदी जी का आशीर्वाद है, मैं कह सकती हूं कि ऐसा कोई भेदभाव दक्षिण भारतीयों के साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं। अब आपको लगता होगा कि हम तो भारतीय हैं, हमें क्यों ऐसे सोचना चाहिए कि दक्षिण भारत को मात्र मिले। तो मैं एक छोटा सा समाधान आप लोगों से कहना चाहती हूँ। समाज का निर्माण क्यों होता है? हम इंडिविजुअल्स है ना, और बहुत काबिल भी है, ताकतवर है, हमने प्लांट्स खड़े किए और यहाँ को आज भी नई नगर में यदि कहा जाए तो हमारा बहुत बड़ा योगदान था और है। उसके बावजूद हम समाज क्यों बनाए? वो हमने इसलिए बनाया कि हमारे समाज की मजबूती से ही हमारे ये सारे काम होते हैं। अगर हम मजबूत हैं, हमारा परिवार मजबूत है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा समाज सुरक्षित है, उसके सामने कहीं भी बाहरी होने का दक्ष नहीं है, तब तो जाकर हम कुछ अपनी सेवाओं को जो है उसको समझ सकते हैं और दे सकते हैं, है कि नहीं है? इसलिए समाज को आपस में एकजुट होने के साथ साथ अगर उसको ऐसा लगता है कि वो जिस पार्टी में है, क्योंकि समाज का राजनीति से भी संबंध है, यहाँ पर इस पूरे हॉल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरे ख्याल से ये नहीं कह सकता कि यदि राजनीति नहीं है तो किसी भी प्रकार का विकास संभव है। क्या राजनीति ही विकास के रास्ते खोलती है? क्योंकि वो पार्टियां तय करती है और पार्टियां हमें ऐसी चुननी चाहिए जो हमारी सोच को, हमारे समाज की सोच को, हमारे समाज की ताकत को एक विकसित भारत के मंच पे देखे। और मोदी जी इसको देख रहे हैं, आप मानते होंगे ना। और यहाँ एक सिस्टम और है, आप लोग शुरू से शायद अपने अपने कामों में लगे रहे और संगठन में, पार्टी में बहुत से अवसर सबको नहीं मिलते, लेकिन मुझे मिले हैं। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूं, ये कहते हुए कि यहाँ पर एक चेन है, एक सिस्टम है। आपको यदि अपनी बात दिल्ली तक पहुंचानी है तो यहाँ पर संगठन भी उतना ही मजबूत है जितना जनप्रतिनिधि मजबूत है कि नहीं? आप सांसद चुने, मान लीजिए कि सांसद आपको किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ का संगठन एक ऐसा संवाद का चेन बनाता है कि आप अपनी बात, हमारे एक साथी बोल रहे थे कि हमें यहाँ मंदिर को जो है और इसमें बहुत से सहयोग की आवश्यकता है, समाज के कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता है, हम इसीलिए तो सब इकट्ठे होते हैं। कोई किसी से कुछ नहीं मांगता, जो शिक्षित है, जो नौकरी कर रहा है, जिसके परिवार यहाँ पे सम्मान से है, जो कुछ दे रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि आज इस जगह पर यदि किसी प्रकार की सार्वजनिक कामों की जरूरत है तो हमारा सांसद मजबूत होना चाहिए। और सांसद मजबूती के साथ साथ दिल्ली में अपनी बात रख सके। आप 2014 तक भारतवर्ष की स्थिति देखें, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रही हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। 2014 तक इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी और आज की तारीख में दुनिया के लोग यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मिसाल मानते। ये है भारत की प्रगति, ये है भारत का विकास। और सिर्फ अमीरों के लिए ये सड़कें नहीं बनी, दूसरी पार्टी के लोग हर जगह गाते फिर रहे हैं, झूठी बातें करते फिर रहे हैं, बहुत फरेबी है। मैं बताऊं, ये बात करते हैं कि हम जो है कौम को बांटते हैं,
लेकिन सबसे बड़ा कौम को बांटने वाले ये लोग हैं। ये बात करते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल जाएगा, अंबेडकर जी की सोच को चोट पहुंचेगी। आपको मालूम है कांग्रेस के कार्यकाल में 80 से ज्यादा बार संविधान का संशोधन हुआ, मोर देन 80 टाइम्स। यहां तक कि आपको बता दूं कि 42वें संशोधन में, यहां हमारे शिक्षित वर्ग के लोग इसलिए जानना जरूरी है कि 42वें संशोधन में तो सुप्रीम कोर्ट जो देश के उच्चतम न्यायालय के पावर्स थे उस पर भी प्रहार किया गया था, जिसको बाद में चेंज किया गया। कैसे कहते हैं ये लोग कि संविधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी बदलेगी, और यदि बदलेगी तो वो जो है वो देश के लिए घातक है। मुझे बताएं, ये मुस्लिम भाइयों को लिए कहते हैं कि वो हमारे यहाँ असुरक्षित है। तुर्कमान गेट में क्या हुआ था? क्या हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे? और वही सारे लोग फिर एक हो गए जो विरोध में थे। तो ये सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। ये तो शिक्षित वर्ग की बात कर रही हूं। मोदी जी ने ये कहते फिरते हैं कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे। ये समझते हैं कितने 2500 प्रकार के टैक्सेस थे, जो उसमें इतने घपले और इतनी परेशानियां थी। आज सिर्फ जीएसटी के माध्यम से एक टैक्स पे करिए और ये सारे दुनिया भर के विभागों से छुटकारा पाइए। ये है जीएसटी की कीमत। कौन समझता है इन बातों को? ये आलोचना करते हैं। आज मध्यम वर्ग के लड़के को एमएसएमई लोन मिल रहा है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट है। और अभी हमारे भाई विश्वकर्मा योजना के लिए कह रहे थे, ये जो परंपरागत काम होते थे, नाई के, बढ़ई के, कैंची धार करने वाला सुनार है और सिलाई करने वाले दर्जी हैं, लोहार हैं, इनके कामों को भी ये समझा गया कि यदि ये काम खत्म हो जाएंगे तो ये परिवार जो है मुख्य धारा से टूट जाएंगे और बेरोजगारी की इनको चोट पड़ेगी। इसलिए मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना दी है, उसको समझने की जरूरत है। और मैं बताऊं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं। विश्वकर्मा योजना में अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं, सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, उसको संचालित करने वाले के हाथ में 1 रुपया नहीं आता। आप उठा के गूगल में सर्च कर लीजिए, जिस आदमी ने ट्रेनिंग ली है उसको साधन भी मिल रहा है, उसको लोन जो है बैंक वाले फोन करके पूछते कि भैया तुम्हारा लोन तैयार है, दे। ये बहनों के लिए भी सोच है। कैसे हो सकता है कि 50% आबादी जो औरतें हैं उनके बारे में बिना सोचे देश आगे बढ़ जाएगा? वोट चाहिए तो उनकी मदद भी करिए। और इस सोच के साथ 2014 के पहले इनको बहुत बार बहुमत मिला। ऐसी क्या कारण था कि ये महिलाओं के लिए विधेयक नहीं ला पाए? आज महिलाओं के लिए संसद में और विधानसभाओं में जगह बनाने के लिए विधेयक पास हो चुका है। हमारी बहनें बैठी हैं, आप खुश होइए, अपने फैसले आप करेंगी, अपनी योजनाएं आप बनाएंगी। तो साथियों, इस देश के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, मात्र 10 साल में। उनको नहीं लगे 70 साल 50 साल। और इस 10 साल में यदि इतना काम हुआ है तो हम सब यहाँ जो इस सभा में बैठे हैं, हमें संकल्प लेना चाहिए कि मौके और दो। आप तो अगली बार कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 50 साल इनको भी दीजिए। तब तो समझ में आएगा कि देश कहां पहुंचेगा। दुनिया के डेलीगेट्स आके आपसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम आप सब से निवेदन करते हैं, मैं वोट क्या मांगू आपको पता है, ये हम सब यहाँ हैं। वोट तो वहां मांगते हैं जहां हम उन एरियाज में जाते हैं कि भैया कमल को वोट देना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए, इनके अवसर बढ़ाइए। ये सब समाज के लिए हर धर्म सुरक्षित है इस पार्टी में। ये झूठ है जो ये फैलाया जा रहा है, और इसको तोड़ने के लिए आप और हम जैसे शिक्षित लोग यदि जाकर बोलेंगे, आम आदमी के बीच में डर बैठा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा।
तब जाकर इस देश में सही सरकार का चयन होगा। वो अयोध्या, आपको मालूम होगा कि वो अयोध्या जहां लोग जानते नहीं थे, ऐसे 50 ऐसे शहर हैं, बनारस, ऐसे कई शहर हैं जो आज भारत के मानचित्र में बात करने में गर्व होता है कि देखो कहाँ है। क्यों भाई 70 साल तक आपको मौका मिला, आपने क्यों नहीं बनाया ऐसी जगह? एक टेंट के नीचे रामचंद्र जी की मूर्ति को रख दिए और फिर जब उनकी स्थापना हुई तो आप उनका अपमान कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं साथियों, हमारे अध्यक्ष जी भी बोलेंगे। నేను కొద్దిగా తెలుగులో కూడా చెప్తాను, మా వాళ్ళందరూ చాలా మంది మీరు కొద్దిగా తెలుగులో కూడా మాట్లాడండి। మీ అందరికీ నమస్కారములు। నేను మరీ ఎక్కువగా ఎందుకు చెప్పానంటే తెచ్చుమ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, కానీ I'm very happy to come here and I'm really grateful of you that you have got such a great ideas for our community. Thank you. धन्यवाद। जय। बात है हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय विजय वगैरह जी के छोटे भाई संजय भी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा परिहार जी से आप आगे का स्वागत है। आशीष चौधरी जी हैं, आप भी आगे उनका स्वागत है। गौरी शंकर जी और रामा रेड्डी जी, आप भी आए तो आ जाइए। दीदी पानी छूट गया, अच्छा बोले, अच्छा बोले। और हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष मैं आपको बोलिए भारत माता की। आज बड़े ही शुद्धिजनों के बीच में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और हम सब दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय इसमें उलझे हुए हैं। इसमें किसी भी प्रकार के उलझन की आवश्यकता नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत हमारे आज मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश वर्मा जी, अभी बहुत सी अच्छी बातें, मैं तो पूरी बात दीदी की बहुत ध्यान से सुन रहा था। बहुत अच्छी वक्ता है, महापौर भी रह चुकी है बिलासपुर से और वरिष्ठ नेत्री हैं आदरणीय दीदी वाणी राव जी, हमारे आदरणीय आचार्य जी, श्री जिन्ना जी, श्री सिंह जी, हमारे शंभू जी मंच पर विराजमान है, आदरणीय संजय जी, सभी मंचस्थ हमारे वरिष्ठ जन, हमारे केरला समाज में हो, बीएमवाई से, अयप्पा सेवा संघ से, नायक समाज, एसएनजी समाज, विश्वकर्मा समाज, हमारे मसीह समाज, ये हमारे पास्टर संघ के ईसाई समाज के सभी, फिर साउथ इंडियन बोलूंगा तो फिर हमारे भाई साहब बोलेंगे कि आप कहाँ साउथ और इंडियन में, मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैं ये सब क्यों बोलता हूँ। हमारे गणपति जी हैं जी, रामा राव जी, पापा राव जी, ये मोहन जी, वो राजेश्वरी राव जी, हमारे कृष्ण मूर्ति जी, पात्रो के मूर्ति जी, ये हेमशेखर जी, ये सुरेश बाबू, हमारे बालैया जी, वेंकट राव जी, श्री मधुर राव जी, मधुसूदन राव जी, के त्रिमूर्ति जी, टी सहदेव जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बीच में सिंह लग जाता तो दिक्कत हो जाता। टी सहदेव जी, श्री बाबा राव जी, डी मोहन जी, हमारे जगदलपुर से काफी लंबे समय हम सबके साथ रहे हैं। हमारे नायर भी है, सुरेश नायर भी है। मैं इनको यहाँ आने से ढूंढता हूँ और साजन कहाँ गए, हाँ, ये दोनों को ढूंढता हूँ। मेरे ऊपर बहुत प्यार है आप लोगों का। सीधी सी बातचीत करते हैं, कोई भाषण का विषय नहीं है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा भारत आने वाले दिनों में हमारा देश किस दिशा में जाना है। अब
और उसकी अवधारणा इस लोकसभा चुनाव में हम सभी को करना है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। फर्स्ट, वी ऑल आर इंडिया, हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारी आइडेंटिटी इस तरीके से बच जाती है। अब ये तो भिलाई को तो मैं जानता हूं, भिलाई में उस समय से आ रहा हूं जब मैं इंटर स्टेट और इंटर डिविजन क्रिकेट खेला करता था, इंटर स्कूल, तब से भिलाई आ रहा हूं, तो भिलाई के बारे में सब कुछ जानता हूं। ये मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं हमारा जगदलपुर भी मिनी इंडिया है, जगदलपुर भी मिनी इंडिया, सभी समाज के लोग हैं और बड़ी संख्या में आंध्र समाज के लोग हैं। और मैं तो हर साल में और अयप्पा स्वामी के मंदिर जाता हूं, गरुड़ दर्शन करने के लिए मुझे हमेशा अवसर मिलता है वहां पर जाकर। तो इसलिए कोई हम लोग कोई, लेकिन ये है आइडेंटिटी बन जाती है। एक चीज और सिमिलर है भैया, वहाँ का टाउन प्लानिंग और भिलाई का, वहाँ वो वर्षों पुराना है और बहुत अच्छी बसाहट है, बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे सारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। और आपने कहा 3 पीढ़ी, आपका तो 6 पीढ़ी। मैं आपको बताऊं कि मुझे 780 साल मेरे पूर्वजों को जगदलपुर में आए हुए 780, लेकिन एक्चुअली वी आर फ्रॉम वारंगल, हमारे पूर्वज वारंगल से यहाँ। तो मैं तो ऐसा हो गया, भाई हम लोग मद्रासी लोग नहीं। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करता हूँ, मेरी बहन जी है पर। देखिए, इसको साधारण चर्चा में ला रहा हूँ, मैं इसलिए ला रहा हूँ कि ये भाव किसी में नहीं, ये प्रेमवश बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नॉर्थ इंडियन, कोई साउथ इंडियन, कोई ईस्ट इंडियन, कोई वेस्ट इंडियन, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है, जब आप लोग से मिलता हूं तो मुझे अपने पूर्वज याद आ जाते हैं। मैं भी बोलता हूँ भैया वी आल्सो फ्रॉम वारंगल, लेकिन हैं तो बस्तरिया। 780 साल जिसके पूर्वज बस्तर में रहे तो बस्तर में होंगे। अब बस्तर क्योंकि छत्तीसगढ़ में, इसलिए वी ऑल छत्तीसगढ़िया। अब छत्तीसगढ़ क्योंकि पूरे देश के अंदर है, हमारे देश में ही ना, बाहर तो नहीं है, तो वी आर इंडियन। लास्ट में फर्स्ट लास्ट सब हम भारतीय हैं। कटन के अलग हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारे बात करने का हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारी भाषा शैली अलग है, इसलिए हमारी पहचान उस समाज से होती है। तो सभी समाजों का समागम है, समागम है आज। हम तो सीधे सीधे बात करते हैं, हम चुनाव की दृष्टि से भी आप लोगों के पास हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। अभी दीदी ने कहा देश में मोदी जी क्यों जरूरी है। देश में मोदी जी इसलिए जरूरी है कि इन 10 वर्षों में एक वेरी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, आज तक 10 सालों में आपने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का आपने ये नहीं देखा होगा। समाजों को बांटने की बात आपने की, भाजपा कहां समाजों को बांटती है। हमारे पास सभी प्रकार के मोर्चे हैं। हमारे किसानों के काम करने के लिए किसान मोर्चा है, युवाओं के बीच काम करने के लिए युवा मोर्चा है, महिलाओं के बीच काम करने के लिए युवा मोर्चा है, हमारे अल्पसंख्यक जो हमारा समाज है, हमारा जो वर्ग है, उस पर काम करने के लिए हमारे सभी समाज के लोग उसमें, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो, जैन समाज हो, जितने भी उसमें आते हैं सभी उसमें। अब मोदी जी बोलते ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये तो स्लोगन है। मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं मुझे गिनाने की आवश्यकता है क्या? अगर वो गरीब परिवार में मिल रही है तो किसी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, आयु, विशेष, पुरुष, महिला, ऐसे कुछ बंधनकारी है क्या? संजय जी, कोई बंधनकारी है क्या? अगर गरीब परिवार को सम्मान घर का, या उसको बोला जाए कि शौचालय का निर्माण हुआ तो सभी समाज के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना सभी समाज धर्म जाति के लोगों के लिए, जनधन खाता खोलने का काम हुआ गरीब परिवार को तो सभी समाज का खाता खुला। एक समय तो गरीब परिवार का तो खाता ही नहीं हुआ करता था, गरीब का चेहरा तक नहीं देखते थे, वो हम ही जाके बैंक में खड़े होकर बड़े आदमी बन जाते थे। आज उनको भी बड़ा बनने का अवसर हुआ है।
क्योंकि जितनी भी उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितना भी उनके सब्सिडीज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सीधे 1 रुपया आता है तो 1 रुपया का 1 रुपया उनके खाते में जाता है। गलत बोल रहा हूं मैं? पूरा का पूरा जाता है। ये तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश, वो बड़ा दुख व्यक्त करते थे, भाई मैं तो भेजता हूँ, योजना बनाता हूँ, क्या करूँ मैं? 1 रुपया भेजता हूँ, आखिरी 15 रुपया, 15 पैसा, अब बाकी पैसा बीच में गायब हो जाता है। इसको मोदी जी ने खत्म किया। मोदी जी ऐसे परिवार से हैं कि वो ये सारी विशेष, ये सारे उसको समझे, उन्होंने जाना है, उन्होंने स्टडी किया है, आज वो उसका इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस परिवार, क्यों ये परिवार वंचित रहा है शासन की योजनाओं से, क्यों ये परिवार एकदम स्पष्ट रूप सही, तो चाहे वो गैस सिलेंडर की योजना हो, उज्ज्वला योजना, आपके बारे में बाद में आऊंगा मैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरी योजना के बारे में बोलिए, मैं आपकी योजना के बारे में बात करूंगा। बहुत बड़ी योजना है, बहुत बढ़िया। अब गरीब परिवार को देखिए, हम लोग जाते हैं 8,000 में खरीदते हैं, 9,000 में खरीदते हैं गैस सिलेंडर, इसको 500 रुपए। आपको काम करने का ढंग देखिए, मैं इसके बाद आऊंगा। अच्छा ये बताइए, अपन लोग इतने लोग एक साथ बैठे हुए, अभी हम सभाओं में जाते हैं तो मोदी जी की सभा में तो 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, 2-2 लाख लोग आ रहे हैं। अमित शाह जी की सभा में, सभी सभा में मेरा जाना हुआ, उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे हम लोग जाते हैं। अभी मैं सरगुजा में था, इधर था, तो हम लोग जब नुक्कड़ सभा करते हैं तो 1,000 2,000 लोग नुक्कड़ सभा में आते हैं। अगर ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं होता, जो पूरे विश्व में सबसे पहले हमारे देश में बना, और फिर मोदी जी ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दिन रात इसको तैयार करने के लिए जो उनको दृढ़ता प्रदान की, अब न सिर्फ हमारे 138 करोड़ लोगों के अलावा देश के 114 देशों में भेज के जान बचाने का काम हुआ। सही बताइए, थोड़ा याद कर लीजिएगा, आंख बंद करके, हम सब ऐसा बैठे रहते क्या? मामला खत्म हो चुका था, भाई भाई को नहीं पहचानता था। किसी से 1 रुपया लिया क्या उन्होंने? जब वो किसी से 1 रुपया ले ही रहे, हर योजनाओं में पैसा उनको खाते में डाल रहे हैं, तो फिर भ्रष्टाचार का मामला तो समाप्त हो गया ना। ये तो बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं देश में, लंबे समय तक भ्रष्टाचार हुए हैं। अब वो उसको बोलना ठीक नहीं है, ज्यादा हो जाएगा, बोलना है क्या? 5 दशक तक तो क्या हुआ, खाली भ्रष्टाचार ही तो हुआ। 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, पूरे देश और दुनिया से जो खिलाड़ी यहाँ आए थे, कॉमनवेल्थ वाला मामला था, 6,000 करोड़ रुपए एक साथ, तो आपको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, तो गरीब की दूर की बात है। वो सब तो बंद हुआ ना, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ आप 5वें सेक्टर पे पहुंचा ना। सब बड़े लोग हैं, इस भाषा को बोल रहा हूँ, बड़े इन द सेंस आप लोग सब जो बैठे हुए हैं, ऑल आर एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? यू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो आप बताइए, 11वें लेवल से आज 5वें स्थान पे आया कि नहीं? बताइए, सही बताइए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके सामने ये लोग छोड़ने वाले क्या मेरे को? 5वें लेवल स्केल पे आया ना, स्केल पे ऐसे ही आ गया क्या 10 वर्षों में? और 2 साल में हम तीसरे और दूसरे नंबर पर चलाएंगे, जर्मनी को पछाड़ेंगे, जर्मनी को पछाड़ेंगे। अरे भाई, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं, विकसित देश में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, वहां के प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरे तरफ कब देखेंगे मोदी जी, मेरे से कब हाथ मिलाएंगे? तो देश और देशवासियों का मान नहीं बढ़ रहा है क्या? देश में कोई सेपरेटिज्म है क्या कि खाली एक ही समाज का मान बढ़ रहा है, खाली एक ही समाज का मान बढ़ रहा है? पूरे देशवासियों का 138 से 140 करोड़ हो गया, सबका मान बढ़ाने का काम हो रहा है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं? फिर वही रूटीन में आना है, फिर वही सिस्टम को लाना है वापस कि बिना भ्रष्टाचार के हम देश नहीं चलेगा। ये सारे लोग, इतने लोगों का ये जो ठगबंधन गठबंधन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गठबंधन, ठगबंधन। अब आप मुझको ये बताइए, इसमें से एक आदमी भी साफ सुथरा है क्या? एक आदमी भी एक दूसरे के अगर किसी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ते हैं क्या? सारे लोग या तो जेल में रह के आए हुए हैं या तो बेल में रह के आए। फिर क्यों एक इंसान रात दिन मर रहा है, 24 घंटे में 18 घंटा
देश के लिए, देशवासियों के लिए काम कर नहीं कर रहे क्या? गलत बोल रहा हूं मैं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। क्या है बताइए ना। उनका भाई तो आज ही पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा है। ईमानदारी से काम करना कोई गुनाह हो गया क्या? किस तरीके से अमर्यादित भाषा, किस तरीके का भाषण देते हैं? आप ही के यहां से शुरुआत हुआ राजनाथ गांव से और यहां से बोले सिर्फ फोड़ देंगे प्रधानमंत्री का। अरे व्हाट इज ऑल दिस थिंग? विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है आज। हमको गर्व होता है हमारे देश को, और हमको तो इसलिए होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता पूरे आज विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 5 साल से लगातार एक आ रहा है नंबर 1 पे। अब देश आगे की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने क्या किया? ये भाषण देके जाते हैं भाई आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। आज उनका चुनाव है जो देश को दावे के साथ मैं बोलता हूं, अगर आना ही है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को फिर से करना ही है, तो हम क्यों बचे? हमारी भूमिका क्यों कम हो जाए? अभी आपने बोला ना, किसी दिन कोई आप बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे अभी आप लोग किसी समाज के बारे में बोल रहे थे कि हम तो कभी मांगने वाला, आप लोग तो देने वाला समाज है, हमेशा दिए नहीं दिए। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में समाज को नहीं मिलकर इस देश में कोई संकट आया है तो आप लोगों ने दिया ही दिया है ना। लेकिन जिस दिन आप लोगों की प्रतिबद्धता हो जाएगी, मैंने उठाया है, यहाँ के सांसद विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 5 साल से सांसद रहे हैं, थोड़ी मजबूती और प्रदान करने की आवश्यकता है। मेरा आप सभी से निवेदन, एक लोकसभा सीट, एक लोकसभा सीट, हम तो 11 की 11 लोकसभा सीट के जीत को लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। बहुत प्यार मिल रहा है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, बहुत प्यार मिल रहा है। और मेरा तो आज ये लोकसभा भी एक बार आना हुआ है, लेकिन आज लगातार कर रहा हूँ, तो ये आज के बाद मेरा ये लोकसभा 11 पहला चरण में बस्तर हुआ। बस्तर जैसे क्षेत्र में बहुत प्यार थी भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को और प्रत्याशी को। दूसरे चरण में 3 लोकसभा का हुआ। चारों चरण के परिणाम आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से या उसकी क्या ओपिनियन बोला और इस चीज जो आते हैं उसमें आपको पता चला होगा। 7 तारीख को 7 लोकसभा का बचा हुआ चुनाव हमारे, तो हम तो उसी के लिए आएंगे। एक लोग स्लोगन लगाते हैं फिर इस बार मोदी सरकार करेगी, और गर्व के साथ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, काम किया है तो जाते हैं जनता के बीच, काम नहीं किया होता तो खाली जनसभा करते और भाषण देके गाली देके चले जाते, जैसा ये लोग कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट से मैं हट गया था जानबूझ के, मेरा आदत नहीं ज्यादा क्रिटिसाइज करने का, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब आप लोग घर में बैठे जरूर देखें और जरूर उस बात की याद करें। तुलना जरूर, तुलना होनी चाहिए। तुलना को क्या बोलते हैं? जरूर कीजिए। मोदी जी में और ये जो लोग बने गठबंधन, इनमें आप तुलना कीजिए। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? देश को आगे ले जाने की सोच क्या है? क्षमता तो खत्म है, क्षमता का छोड़ दीजिए। कब सोचा है आपने? कुछ बताया जनता को कि हम ये करने वाले हैं, या हमने ये किया? बताइए, कुछ बोल सकते हैं? एक अंदर है, अंदर से सरकार चला रहे हैं, बड़ा परेशानी है। अरे छोड़ो ना, अपनी पार्टी में किसी को दे दो, मुख्यमंत्री बना दो। नहीं, हम ही रहेंगे, दूसरे को आगे नहीं देंगे। ये कभी बेचारा घोटाले से निकल के आए, वो भी जेल में। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है एक ईमानदार आदमी के ऊपर जो पूरे देश को उन्नति की ओर ले जा रहा है, प्रगति की ओर ले जा रहा है, बिना अपने परिवार वालों को किसी को 1 पैसे का सहयोग किए हुए बिना उस आदमी के ऊपर इन लोग आरोप लगाते हैं ऐसे सब्जेक्ट पर। इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। तुम कहां हो? तुम कौन हो? कोई पेरोल में? छत्तीसगढ़ का भी विषय ऐसे ही है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने देखा। क्या उसके लिए धन्यवाद है। 5 साल में समझ के आप लोगों ने सरकार से उतार के और भारतीय जनता सरकार से उतार के जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाने का काम किया तो हमने वचन तो पूरा किया।
भाई 45 बंधन हो गया, उसका पैसा तीसरा महीना का 1 तारीख को फिर चला गया खाते में। किसान सम्मान निधि मोदी जी भेज ही रहे हैं, फिर 3100 में धान खरीद के फिर 917 रुपया खाते में डालने का काम किया सभी किसानों का। अभी हुआ कितना है? अभी हुआ कितना है? समय सरकार बनी, शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद कैबिनेट बैठा, हमारी योजनाओं को क्रियान्वयन हुआ, 50,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हितग्राहियों के खाते में डालने का काम किया मोदी जी की गारंटी की योजना। और उसके बाद आचार संहिता लग गया, और आचार संहिता छूटने के बाद फिर तेज गति से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र में जब भी जाते हैं तो आता है पूरा, तो मैं रुक जाओ भाई, अभी 7 तारीख निकल जाते हैं। बहुत तेजी से काम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में आप लोगों ने डेवलपमेंट देखा है, और इस चुनाव के बाद डबल इंजन की सरकार जो बनने के फायदे जो हैं वो जनता को और सभी समाज, सभी वर्ग, आयु जाति के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। योजनाएं किसी वर्ग विशेष, समाज विशेष, धर्म जाति विशेष के लिए नहीं बनाते मोदी जी, उसका लाभ सभी को मिलता है। ये तो कांग्रेस है, जो कांग्रेस की राजनीति 2 कारणों से चली, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल करियर जिनका भी रहा और लंबे समय से आजादी के बाद से, अभी तो क्या हो गया, इसलिए तेज हो गया कि आप लोग हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, समाचार पत्र है, टीवी है। पहले तो हमारे चंद्रबाबू का टीवी कब आया? तब उसके पहले तो खाली चलता था, बस जैसा चल रहा चलने दो, क्योंकि ज्यादा राजनीतिक दल भी नहीं, तो फिर नारा देके चलाते थे, फिर आपको आपसे लड़ाना, आपको आपसे लड़ाना, आपको आपसे, सबको एक दूसरे का भय पैदा करना। मेरा बात से आप सहमत हो कि नहीं? तो मुस्कुराते क्यों नहीं हो? नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था तो गुलामी के कारणों में से एक कारण ये भी था, मुझे ये तो था, इनको इससे लड़ा दो, इस राजा को उससे लड़ा दो, उस राजा को उससे लड़ा दो, उस राजा को, वो तलवार भांज रहे हैं आपस ही, कोई लेना देना नहीं। यहां भी वही हाल। अब बोले भाजपा से ये समाज को खतरा है, भाजपा को वो समाज से खतरा, भी कब खतरा किससे कब किसको हुआ जरा बता दे, और खूब डालो और बात करो। इस तरीके से मुझे आपके बीच ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो आपसे सीखने और समझने वाले लोग। अब ये हमारे, देखिए आपका काम कर दे रहा हूं, ये बहुत अच्छी योजना है। अरे इसमें तो हमारा फोटो भी है, इसको रख लो आप। नहीं, इसमें विजय बघेल जी का प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी का। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना, अब देखिए, अब इसके अगर ये एलिमेंट्स में जाएंगे, इसके तत्वों में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक भी समाज, एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के घेरे में है। अब ये छोटे छोटे जो रेडी लगाते हैं, दे आर हाथ से काम करने वाले, हमारे क्या बोलेंगे उनको, कारीगर है ना, 16 प्रकार के हैं, 18 प्रकार के। तो उसमें कोई कढ़ाई है, कोई लोहार है, कोई छोटे छोटे जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए दीदी ने बोला है वैसे इस बात को, जो अलग अलग स्ट्रक्चर में काम करते हैं, हमारे सोसाइटी समूह का कोई स्किल वर्ड काम है, जो क्या बोलेंगे एनजीओ के माध्यम से वेरियस पार्ट्स हैं, जिसमें जो कोई झोला बनाने का काम करता है, कोई कुछ करने का काम करता है। इतनी सुगमता और सरलता से बैंक वाले बुला के उनको लोन दे रहे हैं, और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग, क्योंकि ऐसा वर्ग, ऐसा समाज बैठा हुआ है, इतना शिक्षित समाज बैठा हुआ है कि आप लोग को ये तो नहीं बोल सकता ताली बजनी चाहिए, लेकिन 24 करोड़ गरीब लोग इन 10 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। ये अपने आप में थोड़ा सा समय और दें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं पर विश्वास व्यक्त करें, विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन प्रारंभ हुआ है उस पर विश्वास करें। हमारे यहाँ के सांसद
प्रत्याशी हैं जो सांसद भी हैं वर्तमान में, आदरणीय विजय बघेल जी, और उनको आपका विश्वास, आपका स्नेह, आपका मत, अभिमत, सहयोग, इसके अलावा आपकी छत्र छाया, आपका सुरक्षा कवच, बड़ों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। आपका दिया और दिलाए जाने वाला, मैं विश्वास के साथ बहुत बात करता हूं, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, आपका देना, दिलाना और एक एक वोट जो आप आदरणीय विजय बघेल जी के निशान पर देंगे, पूरा का पूरा वोट वो आदरणीय प्रधानमंत्री, फिर हम बात कर सकेंगे। बाकी तो हम लोग है ही, सारे लोग जब भी ऐसी परिस्थिति स्थिति होगी तो निश्चित रूप से आप लोग के मन में जो भी बात होगा निश्चित रूप से आप लोग कहिएगा। इतने अच्छे लोग बैठे थे इसलिए हम लोगों ने समय भी ज्यादा ले लिया, विलंब से आए, उसके लिए भी मैं कान पकड़कर आप लोगों के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने सब चीज बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो बताए नहीं, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, एम्स बने। मेरे को आप ये बताओ, ये बंद करो इसको बताएं। सुनिए लोगों को जो दवाइयाँ जो महंगी मिल रही थी, जो काफी मेडिकल स्टोर्स थे जहाँ पे दवाइयाँ महंगी ले रहे थे, लेकिन उनके द्वारा प्रधानमंत्री जो औषधि योजना लाई गई, वो जन औषधि योजना वाकई में गरीबों के लिए बहुत कारगर। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में जो शुगर पेशेंट्स है उनकी दवाइयाँ जो 400 रुपए में एक पत्ता था, आज 42 रुपए में पत्ता है। और एम्स के बारे में तो मानना है, पता यह है कि जो रायपुर में जो अभी एम्स बना है, आज के डेट में देखिए जब वो शुरुआत हुआ था एम्स वहाँ 5 से 10,000 रहे बोले, लेकिन आज के डेट में देखकर लाखों लोग वहाँ चिकित्सा का जो फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो जगदलपुर से आ रहे हो, चाहे रायगढ़ से आ रहे हो, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आ रहे हैं। इवन मैं अमरनाथ यात्रा जाता हूँ तो देखा जम्मू में बहुत बड़ा एम्स बना रहे हैं, जो कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एयरपोर्ट्स भी देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो चेंज किए, तो मैं चाह रहा था थोड़ा तो सब आप नहीं, आपका धन्यवाद है। ऐसा बहुत कम होता है जब सामने से ही इस तरह की बात आए। मैं आपको इसलिए नहीं बोला मैं कि ये यहाँ ऐसे मतलब बैठे हुए हैं जो इन सब बातों को जानते हैं। मुझे लगा कि इन सबको आपको बताऊंगा तो ये लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, क्या हमको इतना मूर्ख समझते हैं। तो आप विश्वास रखिए, इतने ही नहीं 114 योजना है मोदी जी, वो आप लद्दाख अंतरिक्ष सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, चीन, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, सारा कुछ बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारा दिल्ली तक चालू हो गया, ऐसे बहुत सारी प्रधानमंत्री योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। स्वाभाविक रूप से वंदे भारत ट्रेन, आपको मालूम है 10 ट्रेन जर्मनी ने मांगा है, मालूम है ना? पहले हम जर्मनी से नटबोल्ट मंगाते थे, अब जर्मनी हमसे पूरा का पूरा ट्रेन खरीद रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपका धन्यवाद, आपने चिंता की बात की, तो मैं आप लोगों से आप लोगों के क्षमा मांगते हुए मैं आप लोगों के बीच से अपने शब्द अपने वाणी में विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा इसमें हमेशा से दिया है भारतीय जनता पार्टी को। पुनः एक बार मैं हम सभी मंशा से जितने लोग हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं, आप लोग प्रार्थना करते हैं कि अपना प्यार, अपना अभिमत, अपना मत के माध्यम से आदरणीय विजय बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री की दृष्टि से और देश और वैभवशाली हो और उन्नति हो, विकसित हो, इस दृष्टि से आप सभी का प्रेम सहयोग मिले। आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के सेकंड राउंड में हमारे धन्यवाद के लिए मैं हमारे प्रदेश के सचिव एवं अखिल भारतीय तेलुगु सेना के प्रदेश अध्यक्ष सेना के शर्मा जी को मांग करता हूं। इस बीच में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आपका ध्यान माननीय अध्यक्ष जी
माननीय अध्यक्ष जी, आपको मैं तो जानकारी देना चाहता हूँ। अयोध्या में जो पहली ट्रेन गई उसमें अल्पसंख्यक समुदाय से मैं पैनल रख दिया जाके, इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। आपको अवसर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद किया। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में दक्षिण भारतीय सभी समाजों द्वारा यहाँ उपस्थित आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए और सबको आशीर्वाद देने के लिए ज्यादातर तेलुगु लोग और मलयाली लोग बैठे हुए केरल के मैं आपके बारे में और बाकी के बारे में तेलुगु में बताना चाहूँगा। आपके बारे में మనమందరం ఇక్కడ ఈ రోజు ఏదో ఒక ఆశతో మనందరం చాలా సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు వాళ్ళు కేరళ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కేరళ వాళ్ళు మద్రాసు అందరం కలిసి ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఏదో చెయ్యాలని మనం విలాయకులే పుట్టాము, విలాయకులే పెరిగాము, విలాయకుల్లో ఏదో చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాం కానీ ఏం చేయలేకపోతున్నాం. ఇలాంటి సభ ఫస్ట్ టైం అవుతుంది ఇలా, అందుకే ఒకసారి జోర్లా చప్పట్లు కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. మనం అందరం లక్ష్యం తీసుకొని నడుస్తున్నాము, ఆ లక్ష్యం పూర్తి చేయాలని ఈ రోజు కోరుకుంటున్నాము. మనం అనుకున్నది సాధించాలి. ఎవరైనా కానీ వాడేమనుకుంటారో వాళ్ళేమనుకుంటారో వీళ్ళేమనుకుంటారో అవన్నీ ఆలోచనలు వదిలిపెట్టి మనం అనుకున్నది సాధించడానికి నడవాలి. అదే మా ఈరోజు చిరంజీవి గారు జగదల్పూర్ నుంచి ఈ రోజు మన అందరి వాళ్ళు జిల్లాలో తెలుగు వాళ్ళు, కేరళ వాళ్ళు, మద్రాసు వాళ్ళు అందరితో కలవటానికి ఈ రోజు ఇచ్చారు. మన మాట ఆయన ఎదురుగా పెట్టాము. మనం అనుకున్నది ఈ రోజు సాధించగలము, రాబోయే కాలంలో సాధించగలము అనిపిస్తుంది. అందుకని ఇలాగే మనం అందరం కలిసి అందరము ఒక దారిలో నడిస్తే మనం అనుకున్నది ఖచ్చితంగా సాధిస్తామని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే आज हमारे भी सभी भिलाई के प्रदेश के दिग्गज लोग यहाँ उपस्थित हुए। जी खासकर हम सबको दक्षिण भारतीय को आशीर्वाद देने के लिए आज आए हैं। मैं इनको हम सब की ओर से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही वाली दीदी शायद पहली बार भिलाई के तेलुगु एक सभा में इतने देर बैठकर कुछ अपने को कुछ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और खासकर प्रदेश जिला अध्यक्ष वर्मा जी, हम सबके बीच शायद जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज इस बैठक में उपस्थित हुए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मंचस्थगण आज यहाँ उपस्थित हुए, खासकर विश्वनाथन आचार्य जी, इनका आशीर्वाद दक्षिण भारतीय को ऊपर हमेशा रहता है, रहेगा, और हम दक्षिण भारतीय को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनको भी से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, खासकर मीडिया प्रभारी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे आप समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और पूरे समय दिए, कवरेज की बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आप सभी को भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आगे के लिए। आप सभी जो भैया बोले उस रास्ते पे चले गए और जरूर सफल बनाएंगे करके उम्मीद कर रहा हूँ। जय श्री राम। भोजन की व्यवस्था है। दूसरे चरण की 7 लोकसभा सीट को और भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा सीट में बड़े अंतर से जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी बड़ा जबरदस्त तरीके से आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, कुछ काम नहीं किया 10 सालों में, केवल लोगों को आया है। हमारी सरकार आएगी 1 लाख रुपए देंगे, रोजगार देंगे सभी को, 1 साल में रोजगार दिया जाएगा। मेरे बड़ा बातें कर रहे हैं और जो सत्तावादी का वो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कहेंगे राहुल गांधी? मेरी बात का उत्तर आपके ही प्रश्न में है। बहुत आपत्तिजनक है, स्वाभाविक है। हमारा देश संस्कारों से बना हुआ है,
राजनीति के क्षेत्र में बोलने की अनुशासन बहुत जरूरी है, शुद्धता बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो राजनीतिक चरित्र है, हमारे बात करने की शैली, जनता के बीच में हमारी बातों को हम कैसे व्यक्त करें। हम तो कभी नहीं बोलते किसी भी कांग्रेस के लोगों को या अन्य पार्टी के तड़ाक में कभी बात नहीं करते। ये तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नहीं, पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जन जन के नायक है। आपने तो कुछ नहीं किया देश के लिए, आपके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं, तो आप क्या करेंगे। आपकी जो अमर्यादित भाषा है, आपके जो बिगड़े बोल है, बिलो द बेल्ट जाकर जिस तरीके से आप जनता के बीच में बात रख रहे हैं, इसका तो आपको जनता ने बार बार उत्तर दिया है। आज पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाले कितने राज्यों में रह गए हैं। केंद्र में आपकी स्थिति 40 सीट की थी, 42 सीट की थी, अब तो वो भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि जनता सब कुछ बर्दाश्त करती है। लेकिन इस प्रजातांत्रिक देश में अनुशासन, राजनीतिक अनुशासन, शुचिता, पारदर्शिता, पारदर्शी सरकार, लोगों के लिए काम करना, योजना बनाकर उन तक पहुंचाना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। ये लोग सामने हार को देख के इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली पहुंच गए हैं, कैसे देखते हैं उनके इस निर्णय को? अरे भाई, तो अब ये समझना पड़ेगा कि ये भय का वातावरण तो व्याप्त हो गया है ना। भाई, आप दो जगह से लड़ते क्यों? इस जगह से हार जाए तो उस जगह से जीत जाए, उस जगह से हार जाए तो इस जगह का जीत जाए। अभी तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर दो जगह से लड़ रहे हैं, दोनों जगह से जीत गए, तो वहां की जनता का जवाब दीजिए। आप कौन सा सीट छोड़ेंगे? उम्मीद तो दोनों जगह से जीतने की नहीं है, क्योंकि अमेठी में ये जीत ही नहीं सक रहे थे, इसलिए तो अमेठी से नहीं लड़े। ये रायबरेली से लड़ने का मतलब ही यही है। तो एक कोना बचा हुआ है, वो भी खसक जाएगा। अब की बार 400 पर ये नारा चल रहा पूरे देश में, इस बारे में आप क्या कहेंगे और कितना सीट आ जाने की उम्मीद है आपको? नहीं, अब की बार 400 पार और फिर इस बार मोदी सरकार। जन जन की भावना है। उम्मीदवार है अपने आप को राम भगवान से बड़ा मानते हैं। मैंने कहा ना, यही कल्चर है, यही संस्कार है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनको बोलने का पहले इन लोगों ने कभी जनता के हित में कोई कदम नहीं उठाए। ये तो 5 साल में इनके कांग्रेस की सरकार यहाँ से चली जाती छत्तीसगढ़ से, उसका जवाब तो इन लोग कुछ दे नहीं पाते। उनसे पूछिएगा कि इनके पास बोलने के लिए क्या है, सिर्फ झूठ परोसते हैं। 1 लाख की बात बोले थे, कैसे दोगे ये तो बताओ। न यहाँ सरकार न केंद्र में आने वाले हो, आप लड़ ही नहीं रहे हो उतने सीट में। और फिर जो गठबंधन ठगबंधन जो बना हुआ है इनका, किसी का किसी से बातचीत जमता है क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ बनाया है क्या देश के विकास के लिए? कोई नीति है क्या? कोई नियम है क्या? कोई नेता है क्या? इनका तो एक ही काम है, इनके डर भय का वातावरण। आधे लोग जेल में, आधे लोग बेल में। इनको डर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश का पैसा मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, देश के साथ गद्दारी किसी को करने नहीं दूंगा। तो इनका डर हो गया है। फिर आ गए तो कैसे होगा? तो सारे लोग मिल गए। तो उसी के लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बहुत प्रेम और विश्वास है। एक सेकंड, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने शिव जी और राम जी को लड़वा दिया, वही बताया मैंने आपको, अभी आपने बोला ही उसी विषय को। और ये सिर्फ ये भी समाज को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, बरगलाना, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखवाना, इसके अलावा क्या है इनके पास? ये तो ना संविधान पर विश्वास करते हैं, ना किसी एजेंसी पर विश्वास करते हैं। इनको बस यही है कि ये अपने अनुसार रहे। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये देने वाला राजनीतिक दल है, ये देने वाली कांग्रेस की सरकार है। इनको क्या मतलब है? डर लग रहा है इनको, बहुत डर लग रहा है। कैसे करेंगे? कहां से नोच खसोट करेंगे जनता से? इसीलिए ये भाषा, ये वाणी बोलते हैं। इनका राष्ट्रीय दल से लेकर इनके सारे लोग यही भाषा बोलते हैं।